दोस्तों, आज की कहानी है दुनिया के सबसे स्टाइलिश, सबसे रोमांटिक और सबसे खतरनाक चोर की, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े पुलिस वालों की नींद उड़ जाती है। लेकिन इस बार भाई सिर्फ करोड़ों यूरो की चोरी करने नहीं आया है, बल्कि इस बार उसका दिल भी चोरी होने वाला है। कहानी में आपको देखने को मिलेगा करोड़ों के हीरों की चोरी, चर्च के नीचे बनी खतरनाक सुरंग, जबरदस्त एक्शन, पागलपन भरा रोमांस और ऐसे ऐसे ट्विस्ट जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं बर्लिन 2023 की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर दुनिया में स्टाइल मारने की कोई प्रतियोगिता हो जाए तो हमारा भाई बर्लिन बिना ऑडिशन दिए ही ट्रॉफी उठाकर घर चला जाए। लेकिन इस बार बेचारे बर्लिन की हालत थोड़ी खराब थी। क्यों? क्योंकि उसकी तीसरी पत्नी भी उसे छोड़कर जा रही थी। हाँ भाई, तीसरी। इतने में तो आम आदमी शादी का कार्ड भी संभाल कर नहीं रख पाता। लेकिन बर्लिन को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई का दिल टूटता कम और चोरी का प्लान ज़्यादा बनता है। और इस बार तो बर्लिन अपनी टीम के साथ एक ऐसी चोरी करने वाला था जिसे देखकर बड़े बड़े चोर भी कहे, गुरुजी, हमें भी अपना शिष्य बना लो। अब मिलते हैं इसकी टीम से। सबसे पहले आती है कैला। दिखने में सीधी सादी, लेकिन दिमाग ऐसा कि नासा वाले भी रिज्यूमे मांग ले। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और कंप्यूटर हैक करना इसके लिए उतना ही आसान है जितना हमारे लिए मोबाइल का पासवर्ड भूल जाना। फिर आता है रॉय। ये आदमी ताले ऐसे खोलता है जैसे हम फ्रिज खोलते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये बर्लिन को अपना भगवान मानता है। लेकिन बर्लिन, वह इसे अपना पालतू कुत्ता समझता है। अब आते हैं डेमियन पर। पेशे से प्रोफेसर, लेकिन असली काम है ऐसी ऐसी चोरियां प्लान करना कि पुलिस वालों को भी गूगल करना पड़ जाए कि आखिर चोरी हुई कैसे। और आखिर में है ब्रूस। यह आदमी हर काम कर सकता है। लड़ाई, जुगाड़, रोमांस, ड्रामा। मतलब एक बंदे में पूरी बॉलीवुड फिल्म भरी हुई है। अब पूरी टीम एक अमीर आदमी के महल में पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही सब लोग पुलिस बनकर अंदर घुस जाते हैं। बेचारा मालिक सोचता है कि कोई रेड पड़ गई है। लेकिन तभी बर्लिन एक कीमती पुराना प्याला उठाता है और बड़े प्यार से कहता है, भाई, हम पुलिस नहीं हैं, हम चोर हैं। और अगर तुमने समझदारी दिखाई तो तुम जिंदा भी रहोगे। बस फिर क्या था, सभी लोगों की हवा टाइट। एक आदमी तो हीरो बनने की कोशिश करता है और बर्लिन से आईडी कार्ड मांग बैठता है। अब भाई ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। बर्लिन उसका फोन उठाता है और धड़ाम, फोन के दो टुकड़े कर देता है। फिर अपनी बंदूक दिखाकर कहता है, यही है मेरी आईडी। उसके बाद पूरे कमरे में ऐसी शांति छा जाती है कि अगर कोई मच्छर भी उड़ता तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। कुछ दिनों बाद पूरी टीम एक होटल में इकट्ठा होती है और यहीं एंट्री होती है टीम की सबसे खतरनाक सदस्य, कैमरन। यह लड़की जितनी खूबसूरत थी, उससे कई गुना ज्यादा पागल थी। मतलब अगर जिंदगी एक रोलर कोस्टर है तो कैमरन बिना सीट बेल्ट के बैठी हुई थी। उसे देखते ही रॉय का दिल ऐसा फिसलता है जैसे बारिश में बाइक फिसलती है। लेकिन बर्लिन तुरंत पकड़ लेता है। वह रॉय से कहता है, भाई, यह प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। यह लड़की सीधे मेंटल हॉस्पिटल तक घूमकर आई है। अब बर्लिन अपनी टीम को असली प्लान बताता है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्राचीन प्याला चुराया था जिसकी कीमत लगभग 40,000 यूरो थी। लेकिन बर्लिन का प्लान इस प्याले को इस्तेमाल करके मिलियन यूरो के शाही गहने चुराने का था। और यह गहने किसी एक जगह नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के अलग अलग शाही परिवारों से पेरिस के एक ऑक्शन हाउस में आने वाले थे। मतलब भाई ने सीधा जैकपॉट मारने की तैयारी कर ली थी। लेकिन यह चोरी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इसके लिए उन्हें चर्च के नीचे सुरंग खोदनी थी, सीसीटीवी हैक करने थे और सबसे बड़ी बात, किसी को शक भी नहीं होने देना था। और यहीं से शुरू होती है बर्लिन की जिंदगी की सबसे स्टाइलिश चोरी, जिसमें प्यार भी होगा, धोखा भी होगा और ढेर सारा पागलपन भी। अब दोस्तों, चोरी का प्लान तो बन चुका था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। बर्लिन अपनी पूरी टीम को लेकर पेरिस की एक पुरानी चर्च में पहुंचता है। अब सोचो, एक तरफ भगवान का घर और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे स्टाइलिश चोर। कॉम्बिनेशन थोड़ा खतरनाक था। बर्लिन चर्च के फादर से मिलता है और बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है, हम यूनिवर्सिटी से आए हैं और हमें लगता है कि आपकी चर्च के नीचे सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ है। फादर पहले तो थोड़ा शक करते हैं, लेकिन भाई, जब सामने बर्लिन जैसा आदमी हो तो इंसान खुद पर भी शक करने लगता है। वैसे भी कैला ने पहले से इंटरनेट पर ऐसी ऐसी नकली जानकारियां डाल दी थी कि अगर गूगल भी सर्च करता तो वही दिखता। फादर आखिरकार मान जाते हैं और पूरी टीम चर्च के तहखाने में पहुंच जाती है। मशीन से स्कैन किया जाता है और तभी बीप, बीप, बीप। मशीन जमीन के नीचे कुछ होने का इशारा करती है।
फादर की आंखें चमक उठती हैं। उन्हें लगता है कि शायद सचमुच कोई पवित्र खजाना मिलने वाला है। लेकिन हमारी टीम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। असल में चर्च के नीचे से एक पुरानी सुरंग निकलती थी, जो सीधे पेरिस की अंडरग्राउंड टनल से जुड़ती थी। और वही सुरंग उन्हें सीधे उस ऑक्शन हाउस तक पहुंचा सकती थी, जहां करोड़ों के गहने रखे जाने वाले थे। मतलब चोरों ने भगवान के घर को ही एंट्री गेट बना लिया था। अब अगला मिशन था ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर मार्क पर नजर रखना, क्योंकि गहने कब आएंगे इसकी जानकारी सिर्फ उसी के पास थी। और तभी बर्लिन की नज़र पड़ती है मार्क की पत्नी कैमिल पर। अब दोस्तों, बर्लिन की एक पुरानी बीमारी है। जहां खूबसूरत लड़की दिखाई दी, वहां भाई का दिल तुरंत नौकरी पर लग जाता है। कैमिल को देखते ही बर्लिन का दिल ऐसा फिसलता है कि चोरी कुछ देर के लिए साइड बिजनेस बन जाती है। उधर रॉय अभी भी कैमरन को देख देख कर सपने बुन रहा था, लेकिन बर्लिन उसे फिर समझाता है, काम पर ध्यान दो, लड़की पर नहीं, वरना चोरी से पहले ही दिल चोरी हो जाएगा। अब टीम का अगला काम था मार्क के घर में घुसकर कैमरे लगाना। और इसके लिए रॉय और कैमरन नकली कपल बनकर बिल्डिंग में घुसते हैं। दोनों बड़ी आसानी से दरवाज़ा खोल लेते हैं। फिर कैला भी पहुंच जाती है। अब पूरी टीम चुपचाप मार्क के घर के अंदर घुस जाती है और शुरू हो जाता है मिशन ऑपरेशन जासूसी। घर के हर कोने में छोटे छोटे कैमरे लगाए जाने लगते हैं। किचन, बेडरूम, हॉल, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था अगर फ्रिज भी खुलता तो उसकी भी लाइव स्ट्रीम आ जाती। लेकिन तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आती है। पूरी टीम के पसीने छूट जाते हैं। सब लोग इधर उधर छिप जाते हैं। लेकिन अंदर आता है पड़ोसी। वह मार्क के कुत्ते को घुमाने आया था। अब मुश्किल ये थी कि मार्क का कुत्ता रॉय और कैमरन के पास बैठा हुआ था। अगर कुत्ते ने भौंक दिया तो पूरी चोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। रॉय तुरंत गेंद बाहर फेंक देता है। कुत्ता गेंद के पीछे भाग जाता है और पड़ोसी उसे लेकर बाहर चला जाता है। पूरी टीम राहत की सांस लेती है। उफ, आज तो कुत्ते ने ही मिशन बचा लिया। रात को जब बर्लिन कैमरों की मदद से मार्क के घर पर नजर रख रहा होता है, तभी वह पहली बार कैमिल को गाना गाते हुए देखता है। कैमिल रात के सन्नाटे में गिटार बजा रही थी और बर्लिन भाई तो वहीं फुल लट्टू हो जाता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे किसी बच्चे को पहली बार PS5 मिल गया हो। उस रात बर्लिन चोरी भूलकर कैमिल का पीछा करता है। वह देखता है कि कैमिल एक बार में गाने गाती है और वहीं खड़े खड़े बर्लिन फैसला कर लेता है, अब यह मिशन सिर्फ गहनों का नहीं रहा, दिल का भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जब चोर प्यार में पड़ जाए तो मुसीबतें अपने आप टिकट कटाकर आ जाती हैं। और बर्लिन की जिंदगी में भी अब वही होने वाला था। अब तक बर्लिन का दिल कैमिल पर पूरी तरह आ चुका था। उधर टीम चर्च के नीचे सुरंग खोदने में लगी हुई थी और इधर भाई साहब रोमांस की सुरंग खोद रहे थे। एक दिन बर्लिन अपने जिगरी दोस्त डेमियन के पास पहुंचता है और बड़े प्यार से कहता है, दोस्त, मुझे प्यार हो गया है। डेमियन ये सुनकर ऐसे देखता है जैसे किसी डॉक्टर को पता चले कि मरीज को फिर से वही बीमारी हो गई है। वह कहता है, हम यहाँ 44 मिलियन यूरो की चोरी करने आए हैं और तुम उसी आदमी की पत्नी पर लाइन मार रहे हो जिसे लूटने वाले हो। लेकिन बर्लिन कहाँ मानने वाला था। वह तो साफ बोल देता है, जरूरत पड़ी तो मैं इस प्यार के लिए पूरा प्लान भी खतरे में डाल सकता हूँ। यह सुनकर डेमियन का मन तो कर रहा था कि अभी यही बर्लिन को सुरंग में ही चुनवा दे। उधर टीम की खुदाई जारी रहती है। इसी बीच उन्हें चर्च के नीचे एक पुरानी सुरंग मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वहां चारों तरफ इंसानों के कंकाल पड़े थे। मतलब भाई, जिस रास्ते से इन्हें करोड़ों तक पहुंचना था, वहां पहले से ही लोग हमेशा के लिए रुके हुए थे। लेकिन पैसा बड़ी चीज है, इसलिए सब डर को जेब में डालकर आगे बढ़ जाते हैं और आखिरकार उन्हें ऑक्शन हाउस तक जाने वाला सही रास्ता मिल जाता है। अब दूसरी तरफ बर्लिन पूरी तरह आशिक बन चुका था। वह कैमिल की सोशल प्रोफाइल देखने लगता है, उसकी पसंद जानने लगता है और उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। मतलब भाई ने FBI को भी बेरोजगार कर दिया था। फिर बर्लिन एक नया प्लान बनाता है। वह उसी बार में पहुंचता है जहां कैमिल गाना गाती थी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ था बेचारा रॉय। बर्लिन रॉय से कहता है, जब मैं कैमिल से बात कर रहा हूं तब तुम 2 मिनट बाद अंदर आना और ऐसे एक्टिंग करना जैसे हम दोनों सालों पुराने दोस्त हों। रॉय कहता है, ठीक है सर। लेकिन रॉय को शायद ऑस्कर जीतने की जल्दी थी। जैसे ही वह अंदर आता है, वह जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग शुरू कर देता है। बर्लिन को गले लगाना, जोर जोर से चिल्लाना, बार बार गाल चूमना। बर्लिन अंदर ही अंदर सोच रहा था, भाई, दोस्त बनना था, पति नहीं। खैर, बर्लिन कैमिल से बातचीत शुरू करता है और अपनी शायराना बातें सुनाकर उसे इम्प्रेस भी कर देता है। कुछ देर बाद वह वहां से चला जाता है, लेकिन जाते समय उसे पूरा यकीन था कि कैमिल पीछे मुड़कर उसे जरूर देखेगी। अब भाई साहब पूरे फिल्मी हीरो वाले मूड में बाहर खड़े थे।
लेकिन कैमिल बिना पीछे देखे सीधी बाहर चली जाती है और बर्लिन का दिल चूर चूर। बर्लिन तुरंत रॉय पर गुस्सा निकालने लगता है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने इतनी ओवर एक्टिंग क्यों की? बेचारा रॉय सोच रहा था, गलती मेरी नहीं, आपकी मोहब्बत की किस्मत खराब है। उधर चर्च के नीचे टीम लगातार खुदाई कर रही थी और आखिरकार उन्हें ऑक्शन हाउस की दीवार तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। मतलब अब चोरी का असली खेल शुरू होने वाला था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ जाती है। चर्च के फादर अचानक कहते हैं कि वे उस प्राचीन प्याले को यूनिवर्सिटी लेकर जाना चाहते हैं ताकि उसकी जांच करवाई जा सके। अब टीम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी एक्सपर्ट ने प्याले को देख लिया तो तुरंत पता चल जाएगा कि यह सब नकली कहानी है। और फिर सीधे पुलिस। एक तरफ करोड़ों की चोरी दांव पर लगी थी और दूसरी तरफ बर्लिन का प्यार। अब देखना यह था कि बर्लिन पैसे चुनेगा या मोहब्बत। अब दोस्तों, एक तरफ बर्लिन कैमिल के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था और दूसरी तरफ उसकी पूरी टीम करोड़ों की चोरी बचाने में लगी हुई थी, क्योंकि चर्च के फादर ने ऐलान कर दिया था कि वह उस प्राचीन प्याले को यूनिवर्सिटी लेकर जाएंगे। मतलब अगर फादर वह प्याला किसी एक्सपर्ट को दिखा देते तो उनकी पूरी पोल खुल जाती और फिर ना चोरी होती ना प्यार चलता, सीधा जेल का वीआईपी पास मिल जाता। अब बर्लिन के सामने बहुत बड़ा सवाल था, प्यार या पैसा? लेकिन भाई आखिर बर्लिन था, उसने फैसला किया दोनों चाहिए। उसने तुरंत रॉय को आदेश दिया, किसी भी हालत में वह प्याला वापस चाहिए, चाहे एयरपोर्ट तक जाना पड़े। उधर अगले दिन बर्लिन कैमिल के पास पहुंच जाता है और किस्मत देखिए, कैमिल भी उसे देखकर खुश हो जाती है। दोनों साथ में ओपेरा देखने जाने का प्लान बनाते हैं। अब बर्लिन तो ऐसे तैयार हुआ जैसे चोरी नहीं, अपनी ही शादी में जा रहा हो। सूट बूट, चमकते जूते, परफ्यूम, भाई पूरी तैयारी में था। लेकिन दूसरी तरफ रॉय और कैमरन फादर से प्याला वापस लेने निकल चुके थे। शुरुआत में प्लान बहुत आसान लग रहा था। सोचा था कि बैग छीनो और निकल जाओ, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जैसे ही दोनों फादर का बैग छीनते हैं, फादर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे उसमें पूरी चर्च की संपत्ति रखी हो। फादर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर चर्च के दो पहलवान जैसे गुंडे भी पहुंच जाते हैं। अब शुरू होती है पेरिस की सबसे अजीब भाग दौड़। रॉय और कैमरन बाइक लेकर भागते हैं, पीछे पीछे गुंडे। फिर बीच में शादी की बारात आ जाती है, फिर जनाजा, फिर पार्किंग। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरी पेरिस की आबादी इन्हीं दोनों को पकड़ने निकली है। किसी तरह दोनों एक पार्किंग में घुस जाते हैं, लेकिन गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं। अब दोनों कारों के अलार्म बजाकर उन्हें कंफ्यूज करने लगते हैं। कुछ देर तक तो सब बढ़िया चलता है, लेकिन तभी एक गुंडा कुल्हाड़ी उठाकर उनकी कार पर हमला कर देता है। धड़ाम, कार का कबाड़ा हो जाता है और आखिरकार वह कीमती प्याला फिर से गुंडों के हाथ लग जाता है। रॉय और कैमरन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। उधर हमारा आशिक बर्लिन कैमिल के साथ ओपेरा में मजे ले रहा था। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं और पहली बार बर्लिन को महसूस होता है कि शायद ये सिर्फ आकर्षण नहीं, वह सचमुच प्यार में पड़ चुका है। शाम खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। अब तो भाई का दिल पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। डेमियन रॉय और कैमरन को बुलाता है और उन्हें देखकर सबसे पहला सवाल पूछता है, तुम लोगों ने कल रात फोन क्यों नहीं किया? फिर दोनों पूरी कहानी बताते हैं, कैसे उन्होंने एक शादी खराब कर दी, 26 गाड़ियों का नुकसान कर दिया और फिर भी प्याला नहीं ला पाए। डेमियन यह सब सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वह मुस्कुराता है, क्योंकि असली खेल तो कहीं और हो चुका था। फादर पिछली रात हुए हमले से इतना डर गए थे कि उन्होंने खुद वह प्याला वापस टीम को सौंप दिया था। साथ ही उनकी कमर में भी चोट लग गई थी। मतलब अब उन्हें चर्च आने में कम से कम एक हफ्ता लगने वाला था। पूरी टीम राहत की सांस लेती है और बर्लिन भाई तो पहले से ही खुश था, क्योंकि उसका प्यार भी आगे बढ़ रहा था और चोरी का प्लान भी। लेकिन दोस्तों, जब कोई चोर प्यार में बहुत ज्यादा खुश होने लगे तो समझ जाइए कि मुसीबत बस आने ही वाली है। दोस्तों, अब बर्लिन की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दिन में वह करोड़ों की चोरी की प्लानिंग करता था और रात में कैमिल के साथ इश्क फरमाता था। मतलब भाई का शेड्यूल कुछ ऐसा था, सुबह चोरी, शाम रोमांस, रात फिर चोरी। उधर पूरी टीम चर्च के नीचे सुरंग खोदने में लगी हुई थी और इधर बर्लिन कैमिल के साथ डेट पर डेट किए जा रहा था। एक सुबह बर्लिन सोकर उठता है कि तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ कैमिल होती है। वह कहती है, मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन जो एहसास मुझे तुम्हारे साथ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। यह सुनते ही बर्लिन के अंदर का आशिक फुल चार्ज हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब मामला सिर्फ फ्लर्ट का नहीं, सच्चे प्यार का है। लेकिन तभी थक थक होटल के कमरे का दरवाजा बजता है। बर्लिन दरवाजा खोलता है और सामने कैमिल खड़ी होती है। अब समस्या यह थी कि कमरे के अंदर पूरी जासूसी की दुकान लगी हुई थी। कंप्यूटर, मॉनिटर, कैमरे,
जिनकी मदद से वे कैमिल और उसके पति मार्क के घर पर नजर रख रहे थे। अगर कैमिल अंदर आ जाती तो खेल खत्म। बर्लिन किसी तरह उसे कमरे के बाहर ही रोक लेता है। वह कहता है, आपका अंदर न आना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप शादीशुदा हैं और मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहता। यह सुनकर कैमिल बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वह सोचती है, वाह, आज के ज़माने में इतना ईमानदार आदमी भी होता है, और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह जाती है, बर्लिन को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई तुरंत उसके पीछे भागता है और फिर किसी तरह मामला संभाल लेता है। कैला परेशान होकर कैमरन से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैमरन, जो खुद प्यार के मामले में पीएचडी कर चुकी थी, तुरंत बोलती है, दिल जवान होना चाहिए, उम्र नहीं। बस फिर क्या था। थोड़ी देर बाद पार्टी शुरू हो जाती है। म्यूजिक बजता है, शराब खुलती है और पूरी टीम मस्ती में डूब जाती है। यहाँ तक कि रॉय और कैमरन भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मस्ती अपनी जगह और चोरी अपनी जगह, क्योंकि आखिरकार टीम चर्च से सुरंग बनाते बनाते ऑक्शन हाउस की दीवार तक पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ एक दीवार उन्हें करोड़ों के गहनों से अलग कर रही थी। इसके बाद बर्लिन पूरी टीम को चोरी का मास्टर प्लान समझाता है, और यकीन मानिए, यह प्लान इतना खतरनाक था कि सुनकर ही पसीना आ जाए। प्लान के अनुसार सबसे पहले गार्ड्स को उनकी जगह से हटाया जाएगा। इसके लिए ब्रूस पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर जाएगा। लेकिन वह गार्ड्स को पिज्ज़ा देने नहीं, बल्कि उनका दिमाग खराब करने जाएगा, क्योंकि जब इंसान भूखा हो और ऊपर से कोई उससे बदतमीजी करे तो गुस्सा आना तय है। ब्रूस का काम था गार्ड्स को इतना गुस्सा दिलाना कि वे अपनी पोस्ट छोड़ दें। उधर कैला सीसीटीवी सिस्टम हैक कर लेगी। फिर पूरी टीम सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर कंक्रीट की दीवार हटाकर एंटी चेंबर में घुस जाएगी। मतलब पूरी चोरी सिर्फ टाइमिंग पर टिकी हुई थी। अगर एक भी सदस्य से गलती हुई तो सीधा जेल। और दोस्तों, जल्द ही वह रात आने वाली थी जब इतिहास की सबसे स्टाइलिश चोरी शुरू होने वाली थी। अब दोस्तों, महीनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका पूरी टीम को इंतजार था, चोरी वाली रात। और भाई, इस चोरी का प्लान सुनकर तो प्रोफेसर भी कहे, बर्लिन तू तो मेरा भी बाप निकला। पूरी टीम एक कमरे में बैठी थी और बर्लिन आखिरी बार प्लान समझा रहा था। लेकिन तभी ब्रूस बोर होकर उठ गया और फ्रिज में झांकने लगा, क्योंकि साहब को प्लान से ज्यादा शैंपेन की चिंता थी। यह देखकर बर्लिन का पारा चढ़ जाता है। वह ब्रूस से कहता है, यह कोई स्कूल की क्लास नहीं है जहां ध्यान नहीं दिया तो बस डांट पड़ेगी। यहाँ गलती की कीमत 16 साल जेल है। बेचारा ब्रूस तुरंत सीधा होकर बैठ जाता है। फिर बर्लिन अपनी टीम को बताता है कि चोरी के दौरान हर सेकंड की कीमत होगी। सबसे पहले कैला सीसीटीवी सिस्टम को लूप पर चलाएगी, ताकि गार्ड्स को लगे कि सब कुछ सामान्य है। उधर रॉय और कैमरन चोरी के रास्ते को तैयार करेंगे। फिर एक खास मशीन की मदद से वे उस स्टील की दीवार को काटेंगे जो तिजोरी की सुरक्षा कर रही थी। और दोस्तों, वह दीवार कोई मामूली दीवार नहीं थी, पूरे 7 टन स्टील की। मतलब अगर कोई आम इंसान उसे देखकर ही डर जाए तो कोई हैरानी नहीं। लेकिन हमारी टीम आम नहीं थी। ये लोग तो चोरी को भी आर्ट मानते थे। उधर बर्लिन अब भी कैमिल के साथ डेट पर जा रहा था। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे कि अचानक कैमिल की नज़र अपने पति मार्क पर पड़ जाती है। कैमिल के चेहरे का रंग ऐसे उड़ जाता है जैसे किसी बच्चे को परीक्षा में टीचर नकल करते पकड़ ले। बर्लिन तुरंत स्थिति संभालता है। वह कैमिल से कहता है, जाओ अपने पति को यहाँ बुलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब मार्क आता है और बर्लिन को देखकर तुरंत भड़क जाता है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। मार्क गुस्से में बर्लिन को सड़क छाप कह देता है। अब दोस्तों, आप किसी को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन बर्लिन के ईगो को चोट मत पहुंचाइए, क्योंकि भाई ये बात दिल पर ले लेता है। हालांकि उस समय बर्लिन कुछ नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि भाई, तेरी यह बात मैं भूलने वाला नहीं हूं। उधर टीम की अपनी अपनी लव स्टोरी भी चल रही थी। कैला और ब्रूस एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। वहीं रॉय और कैमरन भी धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन इसी बीच डेमियन की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। उसे उसकी पत्नी का फोन आता है और वह साफ कह देती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमें अलग हो जाना चाहिए। यह सुनकर डेमियन पूरी तरह टूट जाता है। जिस आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी चोरी प्लान की थी, वह अपनी शादी नहीं बचा पाया। रात में कैमरन डेमियन के पास बैठती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन डेमियन को अब शक हो चुका था कि उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती है, और उसकी यह सोच आगे चलकर पूरी टीम के लिए मुसीबत बनने वाली थी। उधर बर्लिन और कैमिल का रिश्ता अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब एक चोर किसी शादीशुदा महिला से प्यार कर बैठे तो कहानी में ड्रामा तो बनता ही है, और बहुत जल्द यह ड्रामा पूरी टीम पर भारी पड़ने वाला था। दोस्तों, अब वो रात आ चुकी थी जिसके लिए हमारी पूरी गैंग महीनों से तैयारी कर रही थी।
करोड़ों यूरो के गहनों की चोरी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। हर किसी के कान में ईयरपीस लगा था और सबकी धड़कनें वैसे ही तेज चल रही थीं जैसे एग्जाम के रिजल्ट से पहले चलती हैं। सबसे पहले प्लान के मुताबिक ब्रूस पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर ऑक्शन हाउस पहुंचता है, लेकिन भाई पिज्जा देने नहीं बल्कि गार्ड्स का दिमाग खराब करने आया था। ब्रूस जानबूझकर गार्ड से बहस शुरू कर देता है। वह कभी उनके ऑर्डर को गलत बताता है तो कभी उन्हें बेवकूफ़ कहने लगता है। गार्ड्स भी सोचते हैं, आज तो इस पिज्जा वाले को सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। बस इसी गुस्से में दोनों गार्ड अपनी जगह छोड़कर ब्रूस के पीछे चले जाते हैं, और यही तो टीम चाहती थी। उधर जैसे ही रास्ता साफ होता है, कैला तुरंत सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर देती है। अब सीसीटीवी कैमरों में लाइव फुटेज की जगह पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगती है। मतलब सिक्योरिटी वालों को लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जबकि अंदर पूरी चोरी शुरू हो चुकी थी। इधर चर्च के नीचे बनी सुरंग से बर्लिन, रॉय और बाकी टीम ऑक्शन हाउस के अंदर घुस जाती है।